हैं प्रदेश में मानसून के मंगल प्रवेश को लेकर आए बड़े अपडेट की। राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान निकोबार पहुंच चुका है मानसून। 31 मई तक केरल, 16 से 21 जून तक मध्य प्रदेश में दस्तक देगा और यूपी में 18 से 25 जून और बिहार झारखंड में 18 जून तक प्रवेश होगा। पिछले साल भी अंडमान निकोबार से 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था मानसून और इस साल सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून घोषित की गई है। 4 दिन कम या ज्यादा होने की हमेशा गुंजाइश रहती है, यानी मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी दस्तक दे सकता है। बीते 150 साल में मानसून के केरल पहुंचने की तारीखें अलग रही हैं। 1918 में मानसून सबसे पहले 11 मई को केरल पहुंच गया था, जबकि 1972 में सबसे देरी से मानसून 18 जून को केरल पहुंचा था। बीते 4 साल की बात करें तो 2020 में 1 जून को, 2021 में 3 जून को, 2022 में 29 मई को और 2023 में 8 जून को केरल पहुंचा था मानसून। और इसके पीछे के कई कारण होते हैं। दरअसल इस वक्त जो प्रशांत महासागर का दूसरा हिस्सा है, जो अमेरिका की तरफ है, यूएसए की तरफ, वहां इस वक्त ला नीनो चल रहा है और इसलिए यहां भयंकर गर्मी है, क्योंकि यहां अल नीनो का प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे उस छोर पर भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाएगी और जितनी गर्मी उधर पड़ेगी उसी हिसाब से हमारे भारत के अंदर मानसून अच्छा आएगा। और अंडमान निकोबार से जो प्रवेश होगा उसमें अभी नौ तपा महत्वपूर्ण रहेगा। नौ तपा इसलिए भी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि धरती जितनी ज्यादा तपेगी, कहते हैं कि नौ तपा के अंदर गर्भकाल होता है और गर्भकाल जितना मजबूत रहता है मानसून उतना ही मजबूत आता है। और अगर गर्भकाल के नौतपा के दौरान अगर बारिश होती है तो उसे कहते हैं कि गर्भकाल खंडित हुआ और उस वजह से मानसून खंडित रहता है। इस बार जो संकेत है वो संकेत यह है कि 110% के आसपास बारिश उत्तर भारत और पूर्व भारत के अंदर होती हुई नजर आएगी और उसके पीछे का असर होगा ला नीना। और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि जब अच्छी बारिश होती है तो अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिलता है, कृषि बम्पर पैदावार वहां होती है और इसके अलावा जो भूगर्भ के अंदर जो छिपा हुआ पानी होता है वो भी रिचार्ज होता है, वाटर रिचार्ज होता है और उसकी वजह से आने वाले वक्त में पानी की किल्लत कम होती है। हालांकि जो राजस्थान है उसमें पानी की किल्लत बहुत ज्यादा और 28 के आसपास जिले जो है वो डार्क जोन के अंदर है। और कहा तो ये तक जा रहा है कि जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर 2025 में जल विहीन शहर घोषित कर दिए जाएंगे। इसलिए जो मानसून आ रहा है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो देश और प्रदेश में इस साल सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 23 राज्यों में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार ला नीना से अच्छी बारिश होगी। क्लाइमेट के 2 पैटर्न होते हैं, अल नीनो और ला नीना। पिछले साल अल नीनो था और इसलिए भयंकर गर्मी थी, बारिश अच्छी नहीं थी। और इस बार परिस्थितियां इसी हफ्ते खत्म हो रही है, यानी कि इस सप्ताह के अंदर अल नीनो का प्रभाव नहीं होगा। 3 से 4 हफ्तों में ला नीना परिस्थितियां पैदा होने की संभावना है। पिछले साल अल नीनो के समय हुई थी सामान्य से कम बारिश, जो लगभग 94% के आसपास बरसात। 2020 से 2022 के दौरान ला नीना ट्रिपल डिप के दौरान बारिश कितनी हुई थी? 109%, 99% और 106%। और इस बार अनुमान है कि 110% बारिश होगी। अल नीनो ने समुद्र का तापमान बढ़ जाता है 3 से 4 डिग्री तक और इसका प्रभाव 10 साल में होता है 2 बार। इसके प्रभाव से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में कम और कम बारिश वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। ला नीना में समुद्र का पानी तेजी से ठंडा होता है और इसका दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ता है। आसमान में बादल छाते हैं और अच्छी बारिश होती है। आईएमडी के अनुसार इस साल 106 से 110% यानी कि
87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। मानसून आधारित खरीफ की फसलों के लिए ये अच्छा संकेत, और इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये प्रशांत महासागर है तो इसका जो बीच का हिस्सा है, इधर जितनी गर्मी पड़ेगी दूसरी तरफ उतनी ही बारिश होगी। इसके इधर अगर अल नीनो प्रभाव होगा तो प्रशांत महासागर के इधर की तरफ ला नीना प्रभाव होगा। अब जो जून के बाद परिवर्तन हो रहा है वो प्रशांत महासागर के अगर इधर के हिस्से में माने कि अल नीनो आ रहा है तो उधर भयंकर गर्मी होगी। और आप देखते हैं कि जब भारत के अंदर अच्छी बरसात मानसून के दौरान हो रही होती है, उस दौरान दुनिया का एक हिस्सा भयंकर गर्मी की वजह से जल रहा होता है, जंगलों में आग लग रही होती है। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये एक चक्र है और दोनों एक ही कड़ी है। एक दौर में एक ध्रुव के अंदर अल नीनो प्रभाव होगा तो उसके विपरीत ध्रुव के अंदर ला नीनो प्रभाव होगा। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अच्छा मानसून होगा क्योंकि छोटी लड़की, ला नीना का दरअसल असली मतलब छोटी लड़की ही है और अल नीना का मतलब है छोटा लड़का। तो ला नीना के भारत में आने की वजह से अच्छे मानसून के संकेत हैं। अच्छे मानसून जीडीपी को बढ़ाते हैं, अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज देते हैं। हालांकि हमने एक अच्छा प्रोग्राम किया था, उसको आप देखिएगा, यूट्यूब पर मिलेगा। क्योंकि जब इधर अच्छी बरसात हो रही होती है और दूसरी तरफ गर्मी हो रही होती है तो वहां मत्स्य उत्पादन अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा होता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से बड़ी खबर है। 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम कल जारी होगा। विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग का परिणाम जारी होगा। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा का परिणाम भी साथ में जारी होगा। बोर्ड प्रशासक महेश चंद्र शर्मा परिणाम जारी करेंगे। 8,66,270 विद्यार्थी हैं 12वीं कक्षा में पंजीकृत और वरिष्ठ उपाध्याय में कुल 3,671 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। कल दोपहर 12:15 पर परिणाम जारी होगा। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने जानकारी दी है। जिन्होंने सालों मेहनत की, जिन्होंने अच्छी परीक्षा दी, जो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, वो परिणाम का इंतजार कल खत्म हो जाए। और बात करते हैं खाटू नरेश की, बात करते हैं खाटू नगरी की, जहां वैसे तो हमेशा ही आशा का सैलाब चरम पर होता है, लेकिन 2 दिवसीय मासिक मेले की वजह से लाखों श्याम भक्त न सिर्फ खाटू नरेश के दर्शन करने पहुंच रहे हैं बल्कि वह मेले का आनंद उठाते भी नजर आ रहे हैं। और आज से लगता दातार के 2 दिवसीय मासिक मेले का शुभारंभ हुआ है। शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी और रविवार के चलते वहां भारी भीड़ है। प्रदेश समेत दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी, पंजाब के श्याम भक्तों का रेला नजर आता है और भीषण गर्मी के तेवर भी भक्तों की आस्था पर बेअसर साबित हो रहे हैं। बाबा श्याम के जयकारों से मानो पूरी खाटू नगरी, पूरा श्याम नगरी गूंजयमान है। भक्ति कण कण में और न सिर्फ कण कण में बल्कि हवा के अंदर भी विद्यमान है। गर्मी के चलते जगह जगह शीतल पेय पदार्थों से श्याम भक्तों की मनुहार की जा रही है। बाबा श्याम मंदिर कमेटी ने भी श्याम भक्तों के लिए खास बंदोबस्त किए हैं, लेकिन जहां आस्था चरम पर होती है वहां मौसम भला क्या करेगा। और बात करते हैं मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की संवेदनशीलता की। अनंतनाग में आतंकी हमले में जयपुर निवासी दंपत्ति को गोली लगी है। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने घायल दंपत्ति की हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। आतंकी हमले में घायल दंपत्ति की हर संभव मदद के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में शनिवार शाम को आतंकी हमला हुआ और गोली लगने से घायल हुई जयपुर निवासी दंपत्ति तबरेज और फराह। दोनों की हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए और इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने घायल दंपत्ति के परिजनों से फोन पर बात की। परिजनों से बातचीत कर पूरी मदद का आश्वासन दिया और कहते हैं ना, आतंकवादी किसी के सगे नहीं होते। अमूमन वहां हिंदू लोगों को टारगेट पर लिया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, 2 दंपत्ति जिस तरीके से वहां गए, घूमने गए, वादियों को समझने गए, सुकून की सांस लेने गए, लेकिन वहां सांसों को छीनने का काम किया गया।
इन आतंकवादियों का कोई धर्म और कोई मजहब नहीं होता। ये सिर्फ इंसानियत के दुश्मन है और इसलिए इनके साथ कोई प्रेम नहीं होना चाहिए। तबरेज और फराह दोनों अस्पताल में भर्ती है। हालांकि फराह की स्थिति सही बताई जा रही है, जबकि जो तबरेज हैं उनके सिर के पास गोली लगी है, कान के पास गोली लगी है और इसलिए उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। जबकि फराह के शोल्डर पर, कंधे पर गोली लगी है। उनकी स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर है। लेकिन ये जो दहशतगर्द, ये जो आतंकवादी कश्मीर की फिजा में जहर घोलना चाहते हैं, वो ना कल कामयाब हुए थे, वो ना आज कामयाब होगी, ना वो कल कामयाब होगी। अगर तो बात करते हैं डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट की। एसीबी की जांच में सामने आई परिवहन विभाग की अवैध वसूली। आज सुबह भरतपुर में आरटीओ के उड़न दस्ते को पकड़ा था। एसीबी की टीम ने जांच में चालानों के मुकाबले एसीबी को मिली ज्यादा राशि। 50,000 से ज्यादा राशि उड़न दस्ते के पास अतिरिक्त मिली है और ये राशि ट्रकों से वसूली कर उड़न दस्ते ने जुटाई। अब एसीबी अवैध वसूली को लेकर दर्ज करेगी एफआईआर। भरतपुर आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा से भी एसीबी पूछताछ कर सके। एसीबी ने छापे के दौरान एक प्राइवेट व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है और हिरासत में लिए गए राकेश कुमार से की जा रही पूछताछ। 75,000 से ज्यादा की संदिग्ध राशि के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। आखिर परिवहन विभाग की उड़न दस्ते में कैसे शामिल हुआ प्राइवेट व्यक्ति, ये सवाल है। क्या आरटीओ मथुरा प्रसाद मीणा को नहीं थी इसकी जानकारी, ये भी सवाल। और सवाल इससे गंभीर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट व्यक्ति के जरिए ही जो अलग से पैसा लिया जा रहा है उसको कैसे बाइट किया जाए, ये तरीका अपनाया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात देखिए, 50,000 से ज्यादा एक उड़न दस्ते पर एक निर्धारित वक्त में अलग से कैश मिलता है, जो कई सवालों को खड़ा करता है। वहीं राजधानी में भीषण गर्मी के बीच बिजली का एक बार फिर से फॉल्ट। 1.5 माह के भीतर तीसरी बार आरबीपीएनएल की 220 जीएसएस ने जवाब दे दिया। आरबीपीएनएल के आईजी नगर 220 केवी जीएसएस ओवरलोड के चलते ट्रिप हो गया। 220 केवी जीएसएस से निकलने वाले एमएनआईटी जवाहर नगर, पुराना घाट, आईजी नगर 132 केवी जीएसएस से जुड़े सभी इलाकों में बिजली गुल हो गई। दोपहर में बड़े इलाकों में करीब आधे घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि अभियंताओं ने लोड शिफ्ट करते हुए फिर से जीएसएस को शुरू किया, लेकिन इस दरमियान हजारों उपभोक्ता गर्मी में होते हुए पसीना पसीना होती नजर आए। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कार्य समिति की बैठक में मेहराड़ा का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। रिटायर्ड आईपीएस जसवंत संपत राम डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बने हैं और अब वो नई जिम्मेदारी संभालेंगे। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रणथंभौर में एक अध्ययन में दिखाए 2 महत्वपूर्ण पहलू, वन्य जीवों की जहनी परिपक्वता और इंसानी इंजीनियरिंग के फायदे के सुखद परिणाम। दरअसल टाइगर रिजर्व में सवाई माधोपुर श्योपुर हाईवे पर वन्य जीवों के मारे जाने की आशंका बहुत ज्यादा है। वन्य जीवों को दुर्घटना के डर के बिना सड़क पार करने के लिए राजमार्ग के नीचे अंडरपास से बदली फिजा। CWLW के उपाध्याय के निर्देश पर करवाया गया महत्वपूर्ण अध्ययन। वन्य जीवों द्वारा अंडरपास का उपयोग करने के लिए लगवाए गए थे कैमरा ट्रैप और कैमरा ट्रैप द्वारा खींची तस्वीरों ने दिखा दिया भविष्य का फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान। नीम चौकी, राजबाग, कुशालीपुरा, बोदल और गुड़ा में लगाए गए थे कुल 23 कैमरा ट्रैप। 15 अप्रैल से 3 मई दोपहर तक इन कैमरा ट्रैप के जरिए मिली कुल 3,417 तस्वीर। बाघ, लेपर्ड, हाइना, डेजर्ट कैट, गोल्डन जैकल, एशियाई पाम सिवेट, स्लॉथ बियर, इंडियन ग्रे मंजूक, रूडी मंजूक, मंगूस और रूडी मंगूस के अलावा रीसस मकॉक और सांबर, चीतल, खरगोश, हनुमान लंगूर, नीलगाय सहित दूसरे वन्य जीव दिखे अंडरपास के नीचे से रोड क्रॉस करते हुए।
संकेत साफ है कि जंगल से निकलते हाईवेज और सड़कों के नीचे बने अंडरपास तो क्या वन्य जीव नहीं हो रही हादसे का शिकार। अध्ययन में एफडी अनूप केआर, बीसीएफ डॉक्टर रामानंद भाकर, फील्ड बायोलॉजिस्ट हरि मोहन मीणा, जीएसएस जीआईएस एंड डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट विवेक राज की भी अहम भूमिका रही है। भविष्य में इस अध्ययन से टाइगर रिजर्व और दूसरे फॉरेस्ट रिजर्व के मैनेजमेंट में फायदा मिलेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।